नमस्कार। हमारी वोकल फॉर लोकल की सीरीज चल रही है, इसमें हम बहुत सारे विद्वानों को बुला रहे हैं और आज हमारे साथ हैं पथिकृत पाइन। पथिकृत को आप टीवी पे देख सकते हैं, बहुत सारे चैनलों पर डिबेट करते हैं, पॉलिसी एनालिस्ट हैं, डिफेंस पे खासकर अपनी पकड़ रखते हैं। तो आज जो जो वोकल फॉर लोकल की सीरीज है, जो आत्मनिर्भर भारत की बात है, उस पे हम पूछेंगे। पथिकृत जैसे इंग्लिश में ज्यादा बात करते हैं एंड ही इज अ इंग्लिश पैनलिस्ट, ही कम्स फ्रॉम लॉट ऑफ हिंदी चैनल्स आल्सो, बट आई हैव रिक्वेस्टेड हिम कि पथिकृत थोड़ी हिंदी में बात करेंगे क्योंकि हमारे भारत स्वाभिमान के बहुत सारे दर्शक हिंदी ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। तो पथिकृत कोशिश करिएगा। मेरे हिसाब से तो आपकी जरूर हिंदी सर। बहुत अच्छी है, आप कोशिश करिएगा, बट हाँ, जहाँ टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश में आपको कंफर्टेबल हो उसमें आइएगा। तो देखिए, ये जो स्वदेशी का जो मूवमेंट है, आत्मनिर्भर भारत की बात है, जो या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज नोन फॉर कि हाउ ही कॉइन्स अ वेरी सिंपल टर्म फॉर अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, जिससे वो सबके पास पहुंच जाती है, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे वो वोकल फॉर लोकल की बात हो। इसमें मेरे पास आपके लिए कुछ 5-6 प्रश्न हैं। मैं अपने प्रश्नों से शुरू करूंगा। प्रतिक्रिया जी, नमस्कार आपको। देखिए, जो आत्मनिर्भर भारत है या किसी भी देश का आत्मनिर्भर होना, किसी भी कंट्री का सेल्फ रिलायंट होना, इसको आप ग्लोबल ग्लोबल परिवेश में कैसे देखते हैं? क्या ये केवल भारत में ही मूवमेंट है या फिर विदेशों में भी ऐसा होता रहा है? हाउ डू यू सी दिस सेल्फ रिलायंट कॉन्सेप्ट और वोकल फॉर लोकल कॉन्सेप्ट इन द ग्लोबल सिनेरियो? शांतनु जी, पहले तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस प्रोग्राम। अगर हम ये बात करें इन टर्म्स ऑफ वोकल फॉर लोकल, इसका कोई एग्जाम्पल उदाहरण है कि नहीं ग्लोबली, तो सबसे बेहतरीन जो इसका उदाहरण है वो जापान है। जापान इन 1945 वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया था। 2 एटम बम पड़ने के बाद वहाँ पे जब एटम बम गिराया गया, द होल कंट्री वॉज रिड्यूस टू रबल। साइकोलॉजिकली दे वर डिस्ट्रॉयड, इकोनॉमिकली दे वर डिस्ट्रॉयड, उनका कोई ग्लोबल एस्टीम ही बाकी नहीं था। तो किसी ने सोचा नहीं था कि अगले 30 साल में यही देश इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल्स, वो यूएस को भी पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा। और ये इसीलिए हुआ था क्योंकि जापान ने ये रिजॉल्व ले लिया था कि हम फिर से उठेंगे। और आप जितने भी जापानीज कंपनीज देखेंगे, चाहे वो सुजुकी हो, मित्सुबिशी हो, या फिर फूजी हो, या फिर बहुत सारे दूसरे जो सोनी है, बहुत सारे दूसरे जो कंपनीज है, ये ऐसा नहीं है कि पहले दिन से वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन थे। पहले तो वो छोटे कंपनी थे, और वो जब छोटे थे, उनका जब मार्केट सिर्फ जापान था, तो उस टाइम जापान के लोगों ने उन पे भरोसा किया और उनका प्रोडक्ट खरीदा। जापान में आज भी वो विदेशी प्रोडक्ट्स खरीदते नहीं है। द जापानीज वुड ऑलवेज बाय अ जापानीज प्रोडक्ट। द जापानीज, in spite of having a great relation with United States, have not forgotten what happened in 1945. So they on principle never buy an American product. आपका उनका प्रोडक्ट अगर थोड़ा एक्सपेंसिव भी होगा तो भी वो जापानीज खरीदेंगे, कभी चाइनीज नहीं खरीदेगा। तो ये जो एक कल्चर उन्होंने तैयार किया 1945 से शुरू करके टू सपोर्ट देयर कंपनीज, that eventually resulted in Japan becoming one of the top 3-4 countries of the world. और the Japanese technology is unprecedented. अगर हम सोचे कि we can also become a global economic powerhouse, and from $3 trillion we can become a $10 trillion by 2030 or 32, and say around $37 trillion by 2045, and if we want our companies to be respected globally, then we should have to first respect our companies within the country. If we want the world to respect and trust our products, then we have to trust our products ourselves first. इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बनाए और हमें खरीदना पड़ेगा। क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो जरूर बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं खरीदेंगे। बट when there is a possibility of buying between an Indian and a foreign company, if things are more or less same, I should support an Indian company, and that's what the Chinese have also done. That's what the Japanese have done. So this is why I think what Prime Minister Modi is saying is a great initiative in the right direction. आई थिंक आपने पता कि बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि कैसे बहुत सारी कंट्री को हम कैसे देखते हैं। कंट्री को हम सरकारों से देखते हैं, उसकी क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम से देखते हैं, उसके किसी स्टार से देखते हैं, लेकिन उसे एक और सा पहलू उसे उसकी कंपनियों से भी देखा जाता है कि अमेरिका की कौन सी कंपनी है। क्या एप्पल अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है? क्या माइक्रोसॉफ्ट, गूगल अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है? क्या होंडा, सुजुकी जापान को रिप्रेजेंट करती है? क्या सैमसंग कोरिया को रिप्रेजेंट करती है? क्या हमने शायद ये प्राइड लेना बंद कर दिया, बल्कि हमने कॉर्पोरेट्स को गाली देनी शुरू कर दिया, अरे ये तो पैसे कमाता है, टाटा बिरला बनना है क्या?
हम अभी हर्षवर्धन जी से बात कर रहे थे अपने ब्रॉडकास्ट में, तो ये मानसिकता कैसे आई? मतलब हम एज अ कंट्री एंटी कॉर्पोरेट हो गए, मुझे ऐसा लगता है। और जो पैसा कमाता था उसको हमने चोर मानना शुरू कर दिया, जो हमारे लिए इकोनॉमी, हमारे लिए वेल्थ क्रिएट करता था। और मेरे ख्याल से इसीलिए हमने कभी कंपनीज में प्राइड नहीं लिया अपनी, कि हमारी कंपनी ने कुछ बाहर जाके खरीद लिया। तो इस मानसिकता पे, इस थॉट प्रोसेस पे थोड़ा बोलिए। शांतनु जी, आपने बहुत एक अच्छा सवाल उठाया है। 1947 से ये कल्चर इस देश में आ गया है कि सोशलिज्म के नाम पे कोई अगर किसी एंटरप्रेन्योर को या इंडस्ट्रियलिस्ट को अप्रिशिएट कर दे तो उसको लगेगा अरे अरे मेरा तो वोट बैंक खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं मेरे को कैपिटलिस्ट बोला जाएगा। आई रिमेंबर वन थिंग, वंस आई हर्ड अजीम प्रेमजी सेइंग दैट इफ यू वांट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट द वेल्थ। और हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली स्पेशली टिल 1990 और उसके बाद भी हुआ था, we have started, we always look down at the industrialists. आप वेस्ट बंगाल की बात देखिएगा कि वेस्ट बंगाल से मैं बिलोंग करता हूं, 60,000 कंपनीज वर क्लोज डाउन ड्यूरिंग द 34 years ऑफ कम्युनिस्ट रूल एंड दे यूज्ड टू टेक प्राइड कि हमने बंद करवा दिया। माय गॉड, माय गॉड। आज अगर आप अमेरिका की बात करेंगे, व्हेन यू टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ अमेरिका, द स्ट्रेंथ ऑफ अमेरिका कम्स फ्रॉम द जीडीपी ऑफ अमेरिका। The GDP of America comes from the strength of the American multinational corporations. Yeah. And the American multinational corporations are very patriotic as well. अब बोइंग कभी चाइना को सामान नहीं बेचेगा धंधे के लिए। लॉकहीड मार्टिन कभी ईरान को सामान नहीं बेचेगा धंधे के लिए। They would never go against the country. हमारे देश में भी I remember when Tata, Indica came out as the first Indian car, I think a lot of people took pride when Tata went ahead and bought Tetley, which was bigger than Tata Tea at that time, late 1990s की बात कर रहा हूँ। I took a lot of pride in that because this was the first time an Indian company going abroad and buying something. हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि अगर एक बंदा ग्रेजुएशन के बाद वो सोचे कि मैं अपना नौकरी नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा, लोग सोचने लगते हैं अरे वो धंधा करने की बात सोच रहा है, मस्ट बी कि उसको जॉब नहीं मिला है, ये मानसिकता है। और अमेरिका में देख लीजिए कि कैसे कॉलेज ड्रॉप आउट भी $billion कंपनीज खड़ा कर देता है। माइक्रोसॉफ्ट से देखिए, फेसबुक से देखिए, देयर आर सो मेनी कंपनीज फ्रॉम डेल टू सो मेनी अदर्स, दे वर कॉलेज ड्रॉप आउट्स, बट द सोसाइटी एप्रिशिएटेड, एडमायर्ड देयर क्रिएटिव माइंड। हमारे जो कल्चर 1947 से था कि वो ब्रिटिश जमाने में भी यही कि आप कभी किसी तरह पढ़ाई करके एक सरकारी नौकरी कर लो, आज भी कोई बिजनेस करता है तो वी थिंक अरे चोर है। दिस हैज टू चेंज। जॉब क्रिएशन सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जॉब कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कैन ओनली बी क्रिएटेड वेयर द पीपल टेक इनिशिएटिव। हम अगर क्रिएटिविटी को बढ़ावा नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा? एंड दिस इज व्हाई आई थिंक Prime Minister Modi was the first Prime Minister perhaps in India who actually said it on record कि industry has a very big role to play. आज अगर we are being able to give ration to 80 crore people, that comes from the tax. Yeah. The tax is the corporate tax that the companies pay and the income tax that people pay who are employed in companies. So you need to create a culture of entrepreneurship. तब जाके बनेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज है इस देश में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये जो सुबह से शाम सिर्फ झंडा उठा के और इंडस्ट्री के खिलाफ बोल के, उससे जॉब क्रिएट नहीं होता है। उससे आई हैव नेवर फाउंड अ सोशलिस्ट हु क्रिएटेड जॉब्स। आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रतिक्रिया जी। आई थिंक ये जो कल्चर है कि हमने कॉर्पोरेट को गाली देना शुरू कर दिया, उसको चोर बोलना शुरू कर दिया। और एक स्कॉलर है निमिष अदिया, वो यूएस में यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उनकी पीएचडी रिसर्च भी इसी पे है कि कैसे इंडियन बॉलीवुड ने उसको रिफ्लेक्ट करा और उन्होंने हर दशक की मूवी को दिया है कि किस तरह से जो हीरो होता था वो मिल का मजदूर होता था और जो विलन होता था वो बड़े बड़े साइड लॉक लेके एक हुक्का लगाकर, एक विलन होता था नॉर्मली एक्ट्रेस के पिताजी होते थे वो, और एक विलनिश कैरेक्टर में दिखाया जाता था जो इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो हमारी मानसिकता में बनाया गया कि और दिखाया गया कि वो चोरी से पैसे कमा रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, कि फेयरनेस नहीं है। और वो भी रहा, आपने नेपोटिज्म भी रहा हमारे वही इंडस्ट्रियलिस्ट पनप पाया जो सरकारों के क्लोज था, वो भी हुआ हमारा। तो उसका भी एक मेरे ख्याल से मेजर रोल है। लेकिन अब ये
बदल रहा है। इंडियन एंटरप्रेन्योर भी सेलिब्रेट हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया से आ रही हैं, उनमें बाहर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत बहुत सुंदर बात है। मैं दूसरे प्रश्न पे आता हूँ, ये जो आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी ने कहा अभी, पहले भी वो कहते रहे, लेकिन अब उन्होंने लॉकडाउन के समय इसको और पुरजोर तरह से कहा। ये और स्वदेशी मूवमेंट जो भारत में चला आ रहा है, जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, कैसे हमने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, तो उसको, इन दोनों को आप कैसे अलग अलग देखते हैं? स्वदेशी मूवमेंट जो चला आ रहा था और जो आत्मनिर्भर भारत की बात अब होने लगी। शांतनु जी, पहले तो आई विल जस्ट मेक वन कमेंट। आपने जो कहा बहुत बड़ी चीज़ कहा आपने बॉलीवुड के बारे में। बॉलीवुड में जब वो दिखाया जाता था ना कि जो विलेन है वो एक बिजनेसमैन है, 1970s का वो एंग्री यंग मैन कल्चर आ गया था। दैट वाज द टाइम व्हेन ब्रेन ड्रेन स्टार्टेड इन इंडिया। दैट वाज द टाइम व्हेन हर चीज के लिए सरकार के पास जाके परमिशन लो, और इसके वजह से पीपल यूज्ड टू गो अवे फ्रॉम इंडिया एंड फॉर ग्रीनर पास्चर्स इन यूएस। और जो लोग गए थे, सिलिकॉन वैली के मेजॉरिटी कंपनीज वर क्रिएटेड बाय इंडियंस। बोस कॉर्पोरेशन, द बेस्ट इन द ऑडियो सिस्टम मेकिंग इन द वर्ल्ड, वो बोस तो अमर गोपाल बोस जादवपुर यूनिवर्सिटी या बंगाल से है, उसको चांस नहीं मिला। नाउ व्हेन इट कम्स टू द इशू ऑफ एमएसएमई, उसका भी एक लेगेसी है एमएसएमई और स्वदेशी में। स्वदेशी देखिए, मोदी जी कभी नहीं कह रहा है कि सब कुछ त्याग दो और वी विल नॉट लुक आउटसाइड, वी विल ओनली बी डीलिंग विद इंडिया, ऐसा नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है कि लेट अस encourage our companies to become global and become part of the global supply chain. Exactly. Globalization is not about only inviting foreign direct investment into my country. Globalization is also about my companies becoming global. Globalization is also about 50 to 100 Indian companies are becoming part of Fortune 500 list. ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि इंडियन कंपनी कुछ भी बनाएगा और हमें खरीदना ही पड़ेगा स्वदेशी के नाम पे। एक टाइम था when Indians had only two choice, either you buy an ambassador or you buy an ambassador. मोदी जी ये नहीं बोल रहे। मोदी जी इज सेइंग wherever possible take it from India. जब कुछ कुछ जगह हो सकता है यू हैव टू इंपोर्ट, ऐसा नहीं कि इंपोर्ट पूरा बंद करने की कोई बात कर रहा है, बट इवेंचुअली योर ऑब्जेक्टिव हैज टू दैट यू क्रिएट मोर वैल्यू एडिशन विद इन द कंट्री एंड यू मेक दोस कंपनीज गो ग्लोबल, ताकि नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट कम्स फ्रॉम इंडिया। सो दिस इज द डिफरेंस। स्वदेशी इज नॉट अ बैड थिंग, स्वदेशी इज अ वेरी गुड थिंग, बट एक जगह पे जो डिफरेंस है, आत्मनिर्भर भारत इज ऑल अबाउट बिकमिंग सेल्फ रेसिलिएंट and self-reliant, even while becoming part or remaining part of the global supply chain, not isolating yourself from the rest of the world. That is what Modi ji has said, and that is why I think this is a far better proposition than Swadeshi. वेरी इंटरेस्टिंग। आपने ये बात अच्छी कही कि केवल ग्लोबलाइजेशन में मैं केवल बाजार ही नहीं हूँ, आई एम नॉट ओनली द मार्केट, माय कंपनीज विल आल्सो गो आउट एंड डू बिजनेस आउटसाइड। एंड ये भी आपने कहा कि ऐसा नहीं है, दिस इज आल्सो चैलेंज टू आवर एंटरप्रेन्योर्स, कि ऐसा नहीं आप कुछ भी बनाओ और मैं केवल इमोशनल एक स्वदेशी की अपील पे और आत्मनिर्भर की अपील पे मुझे उसे खरीदना ही पड़े। यू हैव टू मेक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स जो उतने ही अच्छे हो जितना एक ग्लोबल प्रोडक्ट से चाइना से आ रहा है, जो अमेरिका से आ रहा है, जो जापान से आ रहा है, उसके कॉम्पिटिशन में। और ऐसा हो भी रहा है, ऐसा हो भी रहा है। वी आर ऑल्सो गेटिंग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडियन मार्केट, राइट। अब मैं कॉन्टेक्स्ट में आना चाहता हूँ, हम भारत स्वाभिमान के बैनर में ये सीरीज कर रहे हैं बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि पे, कि कैसे अगर मैं बाहर जाऊं और लोगों से कहूं कि कॉलगेट क्या इंडियन कंपनी है, तो शायद बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ शायद इंडियन कंपनी है। सर्फ क्या इंडियन कंपनी है, वो शायद कहेंगे सर्फ इंडियन कंपनी है। मतलब एफएमसीजी जो थोड़ा लो टेक्नोलॉजी मार्केट है, जो लोग टूथपेस्ट और वॉशिंग पाउडर घर में भी बना लेते हैं कुछ चीजें मिला के, उन चीजों पे भी हम पिछले 50, 60, 70 साल में हम कोई बड़ा इंडियन ब्रांड नहीं खड़ा कर पाए जो उनको कम्पीट कर पाए, हिंदुस्तान लीवर को, प्रॉक्टर एंड गैम्बल को, रैकेट को कम्पीट कर पाए। बाबा रामदेव जो किसी कैटलॉग की डिग्री के साथ नहीं आते हैं, आचार्य बालकृष्ण किसी हार्वर्ड की डिग्री के साथ नहीं आते हैं, दो सन्यासी ने इतना बड़ा अंपायर करा कर दिया कि अब उनके अगेंस्ट में षड्यंत्र रचने पड़ते हैं बहुत सारी कंपनियों को, राइट। तो इस फिनोमेना को कैसे देखते हैं? कई बार एग्जाम्पल की भी जरूरत होती है कि बाकी लगता नहीं ये तो हम कर ही नहीं सकते, हमारे पास तो इतना एडवर्टाइजमेंट मसल ही नहीं है, हमारे पास तो इतना प्रोडक्शन मसल ही नहीं है। तो इसको कैसे देखते हैं आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में? पहले चीज तो शांतनु जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इफ इंडिया कैन सेंड अ मिशन टू मार्स देन इट कैन डू एनीथिंग। ये इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बट there is a very profound western conspiracy and that was created long time back कि anything which is indigenous उसको मॉक करना सिखाओ।
जो मॉक करना। So the culture which made Indians ridicule perhaps रामायण महाभारत और perhaps saying that no ये तो mythology है, ये तो एक कहानी है, कुछ नहीं है, रियलिटी कुछ नहीं है, ये जो कल्चर जिन लोगों ने तैयार किया था, जिन लोगों ने योगा के ऊपर हंसता था, वही कल्चर बोलता है कि अरे आयुर्वेद कुछ नहीं है। ये एक कल्चर है, ये कल्चर बाहर से आया है। एंड लेट मी टेल यू, व्हेन इट कम्स टू आयुर्वेद, देयर इज अ huge global pharma lobby which will not want आयुर्वेद टू कम अप। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एलोपैथी खराब है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फेयर कंपटीशन नहीं होने देंगे, दैट इज द थिंग। सेकेंडली, ये हमारे देश में, यू नो, आई वाज लुकिंग एट व्हेन दिस कोरोनिल थिंग केम आउट, वेयर बाबा रामदेव टॉक्ड अबाउट इट, मुझे ताज्जुब दो चीजों का हुआ शांतनु जी। अगर कोई फार्मा कंपनी आके बोलता, कोई कन्वेंशनल फार्मा कंपनी की, मैंने एक प्रोडक्ट लाया है, आई हैव ब्रॉट अ प्रोडक्ट, इसको टेस्ट किया जाए, इट माइट वर्क, द होल कंट्री वुड हैव से अरे चलो अच्छी बात है, कुछ तो किया है। लेकिन क्योंकि ये आयुर्वेद का है, क्योंकि स्वामी रामदेव ने किया है, उसके ऊपर कैरिकेचर बनाना शुरू हो गया, और करते वही है जो चाहते नहीं कि इंडिजिनियस थिंग्स ग्रो करे। सेकेंडली, आज जब कोरोना की बात आ रही है, I remember two things. Most doctors are saying कि च्यवनप्राश खाओ, most doctors are saying कि अदरक खाओ, भाई अदरक भी ले लिया करो, थोड़ा नींबू भी ले लिया करो। So these are the inherent Indian things. The other thing is that कोविड के ऊपर आज तक कोई क्योर तो आया नहीं है, तो जितने ड्रग्स दिया जा रहा है अब तक, वो तो एक्सपेरिमेंटल है ना, वो सारे एक्सपेरिमेंटल है। जितने सारे आपको ये, there are a lot of names which are there, hydroxychloroquine, remdesivir, you know, you talk about azithromycin, you talk about dexamethasone, these are all experimental। तब तो कोई सवाल नहीं उठाया कि प्रूव करके दिखाओ कि 100% क्योर है। बट व्हेन इट कम्स टू आयुर्वेद, उसके ऊपर सवालिया निशान लगाया गया, बिकॉज द इशू इज नॉट दिस मेडिसिन, द इशू इज डू नॉट लेट दिस कल्चर गो अप। You can defy, you can reject an ayurvedic product if it is not good, वो आपका रिस्पॉन्स, वो आपकी फ्रीडम है। बट क्योंकि ये आयुर्वेद है, इसको मॉक करना है, ये कल्चर जो है ये गलत है, और इसके खिलाफ बोलना जरूरी है। क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मैं उसको खराब नहीं बोल रहा हूँ, बट देयर इज नो फार्मा प्रोडक्ट विच डज नॉट हैव अ साइड इफेक्ट। आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। एंड व्हाई आर वी सो केजी अबाउट प्रोपोगेटिंग आवर प्रोडक्ट्स? ठीक है, काम कर सकता है, काम नहीं कर सकता, बट जस्ट बिकॉज इट इज इंडियन, इसको मॉक करना है, ये कल्चर के खिलाफ मुझे शिकायत है। एंड दिस इज अ वेस्टर्न लेगेसी दैट वाज ब्रॉट इन बाय द ब्रिटिश, एंड वी आर स्टिल क्रॉलिंग अंडर इट। ब्रिटिश ने इंडिजिनियस इंडस्ट्री ब्रिटिश ने बंद करवा दिया था, मैनचेस्टर से इंपोर्ट हुआ करता था, एंड दैट्स वेयर द कल्चर केम कि अरे इंडियन प्रोडक्ट्स बेकार है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट लोगे तो आपका सोशल हायरार्की में आप ऊपर चले जाओगे। That is the culture because of which we always, you know, appreciated imported products, जो जापानीज कभी नहीं करता, जो फ्रेंच कभी नहीं करता, वो तो अंग्रेजी भी नहीं बोलता है। अंग्रेजी एज अ लैंग्वेज फॉर यूटिलिटी, दैट्स फाइन। हिंदुस्तान में ये हो गया, आप कितना भी विद्वान हो लो, आपको अगर अंग्रेजी नहीं आता है तो आपको बोला जाएगा आप तो देहाती हो। लेकिन कोई जिसका कोई डेप्थ नहीं है, विजडम नहीं है, थोड़ा एक्सेंट लेके बात कर ले, लोग उसके चरण छू लेंगे। ये कल्चर हमें चेंज करना है। आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये इम्पोर्टेड है, ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट बन गया है। घर में कोई आइटम हो और आप दिखा रहे हैं, चाहे परफ्यूम की बोतल हो या कोई, ये तो इम्पोर्टेड है, तो इसके अराउंड एक बड़ा बड़ा माहौल बन गया। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब बाबा रामदेव ने अपनी दवाई लाई तो उन्होंने पूरा एक रिसर्च पेपर दिया। उन्होंने कहा उन्होंने जयपुर की किस लैब में टेस्ट किया, उनकी जो खुद की लैब है उसमें काफ़ी हाईली सैलरी पेड साइंटिस्ट हैं, जिसको भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, जिसको इनॉग्रेट किया था। तो वेल स्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू वो दवाई आई है, वो फिर आप टेस्ट करें, उसके अगेंस्ट में जाएं। लेकिन क्योंकि वो आयुर्वेद से आई है, क्योंकि बाबा रामदेव ने दी है, क्योंकि आचार्य बालकृष्ण ने दी है, बस प्राइमा फेसी इसी पे आप उस पर कैरिकेचर बनाने लगे, कार्टून बनाने लगे, वैसा नहीं है। हमें भी और असर्टिव होना पड़ेगा और रिग्रेस होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है आपने। अब मैं आपके आत्मनिर्भर वाली बात पे फिर से आता हूँ कि पहले तो मुझे बताइए कि ये आत्मनिर्भर जो है ये केवल बड़ी कंपनियों के लिए अच्छा है, या जो एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए अच्छा है, और भारत की ओवरऑल इकोनॉमी में इस पूरे कॉन्सेप्ट का जनरली क्या असर पड़ेगा आत्मनिर्भर भारत का, या फिर वोकल फॉर लोकल का?
देखिए जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हिंदुस्तान में फ्रॉम 1947 एक लेगेसी था 4 चीज़ों का: प्रोडक्शन कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल, licensing, and import substitution and reservation for small scale industry. प्रोडक्शन कंट्रोल करके क्या हुआ था? योर इकोनॉमी ऑफ स्केल नेवर कुड बी लिवरेज. तो आप छोटे क्वांटिटी में आप कुछ भी बनाओगे, यू विल नेवर बी ग्लोबली प्राइस कॉम्पिटिटिव. प्राइस कंट्रोल करके क्या हुआ था? ब्लैक मार्केट तैयार हुआ था. स्मॉल स्केल के लिए रिजर्वेशन करके भी डिसइंसेंटिवाइज्ड कंपनीज फ्रॉम बिकमिंग बिगर, बिकॉज द मोमेंट इट बिकम्स बिगर, वो रिजर्व कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को तैयार कर ही नहीं सकता. और द मोमेंट इट गोज बिगर, तो उस टाइम क्या होता था? ऑल द एम्यूनिटीज एंड द फैसिलिटीज दैट वर गिवन टू हिम, पॉलिसी इंसेंटिव्स, वो बंद किया जाता था. सो इफ यू डोंट बिकम बिगर, हाउ कैन यू क्रिएट मोर जॉब्स? एंड दैट्स व्हाई जॉब्स वर नॉट क्रिएटेड in the 70s 80s, क्योंकि if unless somebody dies, you will not have somebody else coming in the job, because you cannot go bigger. So what has happened now in the MSME sector, by changing the definition of MSME, till 100 crore you will be defined as a medium company, till 50 crore you will be defined as a small company. You are allowing them to expand their horizon, and that is exactly what the Chinese have done. Chinese करता क्या है? Chinese manufacture in large scale. इतना large scale में manufacture करता है that on the economy of scale the price becomes so low that nobody can compete with them. हमने reservation के तहत क्या कर दिया कि our products, since they are produced in small quantity, can never grow. Secondly, आप ऐसा कोई भी देश नहीं दिखा सकते जिसमें इंडस्ट्री को देश ने सपोर्ट नहीं किया. Japanese companies would not have become so big if the Japanese government had not supported them. The American companies always get support from the American government. Chinese have got it. So I think what Prime Minister Modi has started doing now, saying that you have to support the Indian industry, not just by buying the product, but what they also started doing is that they have created a fund of funds with the basic corpus of 10,000 crore, eventually वो 50,000 crore होगा. They will be investing in MSMEs. MSME कंपनी जो लिस्टेड होंगे उनमें आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. सो यू आर अलाउिंग देम टू ग्रो, यू आर पुशिंग देम. हमें करना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग डन. द अदर थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, each of these MSMEs, if they start expanding, they can become very critical part of the global supply chain. अगर कोई छोटा सा कंपनी कानपुर में आज कोई ऑटोमोबाइल फैक्ट्री को कोई कंपोनेंट सप्लाई करता है, तो इज इट नॉट possible that that company can also supply to some companies in Germany and UK? They can do it, but the only thing they could never do to that extent because restrictions था. आप 100 करोड़ के करीब 50 के ऊपर चला जाएगा आपका टर्नओवर, तो आपको बिग इंडस्ट्री बोला जाएगा, फिर you will not get lot of incentives that you were getting. So now, in addition to all the announcement that Prime Minister has made, other thing what he did is that if you look at agriculture, हिंदुस्तान में 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइज है जो घर में कॉटेज इंडस्ट्री के तरह चलते हैं. दे नेवर गॉट द इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू एक्सपैंड करता तो दे वुड हैव क्रिएटेड जॉब्स. दे नेवर गॉट एन FSSAI सर्टिफिकेट. वो डरते थे, उनको पता नहीं था करना क्या है. तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट अभी मिल रहा है. Imagine there are 5.75 crore micro enterprise in this country. If each of them start expanding and each of them, create only 2 additional jobs, then you end up creating jobs for 11 crore additional people. So by all these amenities, one more thing, Shantanu, in the realm of agriculture, Essential Commodities Act को amend किया गया. हमारे देश में ताज्जुब की बात है, for the last 60-70 years, a farmer used to cry on 2 occasions, when he had a crop failure and when he had a bumper crop. दोनों टाइम प्राइस उसको नहीं मिलता था. बम्पर क्रॉप होता था, he was never allowed to sell beyond his district. He was never allowed to sell in the open market. उसको मंडी में जाके बेचना था और 2 रुपए में बेचना था होलसेल मार्केट में. वो 2 रुपए का चीज मार्केट में 40 रुपए में मिलता था. जो किसान है उसको कुछ नहीं मिलता था. By amending the Essential Commodities Act, जो PM मोदी ने किया है, the farmer now has the right to sell to anybody he wants. So these are the changes that they are bringing in. They are also encouraging what you call farm producers organizations, asking the farmers to get organized, create in a larger scale, market and negotiate their own products to be sold to the wholesalers or anybody.
and that is how you do it. So what he is doing, he is creating a policy framework where the small has the incentive now and the policy facility now to grow. That is important because ek to that will create more jobs. Big industries beyond the point don't create jobs. It is the small which starts creating more jobs. That is one. Because if you have one major factory, it will have 10 small ancillary industry which will create, components for that industry. So the ancillary industry is where the more jobs will be created. So by allowing the ancillary to become bigger, you are creating an opportunity and an environment which was created by China almost 20-30 years back. तब जाके उनके जो कंपनीज है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते करते आज वो बहुत बड़े हो गए दैट दे कैन कम्पीट विद द ग्लोबल वंस. हमारे देश में भी फार्मास्यूटिकल में वी आर ग्लोबल लीडर. वी आर ए लीडर इन जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग. वी आर अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कंट्री इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग. We have done extremely well in terms of aerospace industry, in terms of if you see the manufacturing of satellites. So there is no reason that why we can't do it in the realm of other sectors. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. आई थिंक इस पे गर्व होना, इस पे प्राउड होना, पहले तो इसकी जानकारी होना. जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए हम आप जैसे एक्सपर्ट्स को बुला के लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि और देश कैसे ट्रीट करते हैं. हम चाइना से जो हमारा विवाद है वो तो अलग, उनसे सीख क्या सकते हैं, जापान से क्या सीख सकते हैं, अमेरिका क्या सीख सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो, चाहे वो एक मेन हब एंड स्पोक मॉडल हो, चाहे वो एंसिलरी कंपनीज हो बहुत सारी जो जॉब्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं. मैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ आऊँगा कि इस पूरे जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट है, वोकल फॉर लोकल की बात है, इसमें जो इंडिया के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं. मैं बाहर पढ़ा हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई यूके से करी है. वहाँ मैंने देखता था कि ये जितने भी यूनिवर्सिटी थी एक थिंक टैंक की तरह काम करती थी, एक तरह से बैकग्राउंड R&D की तरह काम करती थी. लेकिन हमारे यहाँ मुझे वो कम दिखता है. इवन IITs IIM का भी मुझे लगता है बहुत रेवेन्यू कोई किसी प्रोजेक्ट वर्क से नहीं आता है, वो सरकारी एड से आता है या फीस से आता है. तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये कैसे इस पूरे आत्मनिर्भर भारत या वोकल फॉर लोकल की ड्राइव में सहायक हो सकते हैं, और इंडिया का एजुकेशन एक अच्छा स्ट्रक्चर है. एक चीज आपने सही उठाया, ये जो मसला है बचपन से वी आर नेवर टॉट एंटरप्रेन्योरशिप. सो फ्रॉम चाइल्डहुड अ चाइल्ड हैज टू बी टोल्ड दैट कुछ क्रिएट करो अपना. ये जो है कि वो सिर्फ रट्टा मार के एग्जाम, ठीक है, उसका अपना एफिकेसी हो सकता है, but that creative bent of mind and to give him institutional support is important. Second, every university, Shantanu, I think in India should have an incubation center. लोग अपना आइडिया लेके जाएंगे. हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, the moment to come out with a new idea, पहले तो उसको people mock करता है, अरे कुछ नहीं होता इसका, छोड़ो. ये जो कल्चर है इसको चेंज करना चाहिए. इन एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स हैव टू बी एरियाज ऑफ proliferation of ideas, not just for degrees. ये डिग्री का मेंटालिटी ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, बट व्हाई वुड दे बिकम जॉब सीकर्स? दे कैन बिकम जॉब क्रिएटर्स. दे कैन बिकम. I remember a film in the 1970s which Satyajit Ray made, that somebody who was unemployed, not getting a job, somebody in Bada Bazaar in Calcutta, which is a huge trading hub, told him, why don't you start your own business? Start small, kuch bhi karo. So that culture to start small. And secondly, हमारे देश में जो सिखाया नहीं जाता इंस्टीट्यूट्स में, दैट इज रेसिलियंस. यू विल सी लॉट ऑफ पीपल इन दिस कंट्री स्टार्ट देयर बिजनेस, स्टार्ट तो कर लेता है, स्टार्टअप के नाम पे स्टार्ट कर लिया, लेकिन जो स्ट्रगल फेज है उसमें उनको मेंटरिंग नहीं मिलता. वो तो पहले दिन से सोचने लगता है कि नाउ दैट आई एम अ बिजनेसमैन आई कैन डू एनीथिंग. वहां पे पैसा कम खर्च करना, हाउ टू एक्चुअली गो थ्रू दैट स्ट्रगल फेज, that is something that has to be embedded in the minds of people कि आपको स्ट्रगल करना है, आपको सुसाइड नहीं करना है, आपको गिव अप नहीं करना है. यू हैव टू फाइट इट आउट. दैट फाइटिंग स्पिरिट हैज टू बी टॉट इन यूनिवर्सिटीज. मैं दुख के साथ कहता हूँ शांतनु जी, हमारे यूनिवर्सिटीज की जो एजुकेशन कल्चर है वो अभी भी 1940s में पड़ा है. उसकी एफिकेसी आज के जमाने में बहुत कम है. यू विल सी लॉट ऑफ पीपल हु आर सो क्रिएटिव don't find it comfortable within the education system, क्योंकि education system उसको space नहीं देता उसके ideas को proliferate करने के लिए. They can do wonders for our defense also, for our industry also, for our anything you can say. But that university has to give the space to that individual to proliferate and come up with the idea. ये culture हमारे देश में हर एक university में एक तो यूनियनबाजी बंद करके incubation hub तैयार करना चाहिए, आइडियाज लाना चाहिए. पीपल शुड बी इंसेंटिवाइज्ड फॉर कमिंग अप विद न्यू आइडियाज.
हमारे देश में आइडियाज की कमी नहीं है, लेकिन आइडियाज को तराशा नहीं जाता। आइडियाज को फिर उसको एक जो कहते हैं बेस फाउंडेशन देख के उसको बढ़ाया नहीं जाता। एवरीथिंग हैपेंस ट्वाइस इन दिस वर्ल्ड। फर्स्ट इट हैपेंस इन योर माइंड एंड देन इट हैपेंस इन रियलिटी। आपने भी जब किताब लिखा, पहले आपने सोचा था उसके बारे में कि आई विल राइट, एंड देन यू वेंट अहेड। स्ट्रगल फेज आपके भी थे, बहुत सारे थे, मुझे पता है, बट यू डिड नॉट गिव अप। So what you are doing is because of your own resilience, but वो resilience has to be institutionalized. Everybody has to be taught that. That is what is taught in Israel, in Taiwan, because they face a perpetual threat. हमारे देश में unfortunately or fortunately whatever we can put it, हमारे उतने threat perceptions नहीं है. So we are so casual about everything. नौकरी ढूंढ लेंगे, 10 साल तक लोग सरकारी नौकरी की एग्जाम दे रहा है। Look at the wastage of manpower. Look at the man hours lost in 10 years when somebody is seeking for job and getting something at age of 34. फिर भी वो खुश है, बाप माँ भी खुश है, सोसाइटी भी खुश है, चलो परमानेंट हो गए तुम। और जो बंदा कुछ क्रिएट कर रहा है उसको बोल रहा है अरे यार तुम क्या कर रहे हो, सरकारी नौकरी करो। This culture has to change, and that change has to come from schools, from the house, from the universities. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो कल्चर है, जैसे हमने कहा कि कैसे 1947 के बाद सरकारों ने एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा नहीं दिया, केवल सरकारी कंपनियां और सरकार से जुड़ी हुई लोगों की कंपनियां केवल चली। कैसे बॉलीवुड ने उसको रिफ्लेक्ट करा कि हमारा जो हीरो होता था वो मिल मजदूर होता था और जो हमारा विलन होता था वो इंडस्ट्रियलिस्ट होता था। फिर स्कूलों में उस कल्चर को नहीं माना गया और कलेक्टर बनना और एक सरकारी नौकरी लेना वही एक केवल चाम बन गया, इंडस्ट्रियल बनना, एंटरप्रेन्योर बनना। लेकिन अब वो काफी चेंज भी हो रहा है, पिछले 5-10 साल में इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स भी आगे बढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है। एक चीज जो आपने कही, मैंने कहा था ये अंतिम प्रश्न, लेकिन एक और अंतिम प्रश्न है मेरा। आपने कहा डिफेंस सेक्टर, और आपके मैंने बहुत सारे टीवी डिबेट सुने, आप डिफेंस के टॉपिक्स पे अक्सर ही आते हैं, मैंने जितना आपके अक्सर डिफेंस पे होती हैं। तो ये जो डिफेंस का सेक्टर है ये बड़ा ट्रिकी सेक्टर है, इसमें आत्मनिर्भर भारत को कैसे देखते हैं और अभी क्या स्थिति है भारत की? भारत का जो इम्पोर्ट है डिफेंस का वो कितने % भारत में बनता है, कितना बाहर से है, और खासकर डिफेंस जो जो आत्मनिर्भरता सबसे ज्यादा चाहिए उसमें कैसे देखते हैं आप वोकल फॉर लोकल को और आत्मनिर्भरता को? आपने बहुत सही सवाल पूछा। देखिए मैं इसको दो तरह से बोलना चाहता हूँ। आज के जो वॉर होता है ना, दैट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल वॉर, दैट इज ऑल्सो एन इंफॉर्मेशन वॉर। अब इंफॉर्मेशन वॉर में व्हाट हैपेंस, आई विल टेल यू एन एग्जांपल। इन चाइना 1980s में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था विच इज कॉल्ड PLA 863। PLA 863 के तहत उन लोगों ने क्या किया था, एक एक कंपनी को उन लोगों ने मैंडेट दिया था कि यू हैव टू बिकम अ ग्लोबल लीडर इन सम कंपोनेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। जैसे हुआवी, जिसको लेके इतना बवाल है आज, हुआवी वाज गिवन द मैंडेट बाय पीपल्स लिबरेशन आर्मी that you have to become a global leader in the realm of what? Fiber optics and routers and switches. ZTE was given a mandate to become a global leader in the realm of mobile phone. Legend was told to become a global leader in personal computers. A personal computer Legend जो कंपनी है उनका ब्रांड है Lenovo, and Lenovo took over the personal computer division of IBM. Now the problem happens where? Problem in the realm of information technology. If you depend on external hardware or software, there is something called हार्डवेयर बेस्ड बैकडोर। आप तो सॉफ्टवेयर को एंटीवायरस से आप डील कर सकते हो, बट if there are chips embedded in your hardware which is surreptitiously taking your information out and putting it in the server of some Chinese PLA establishment in China, आपको पता भी नहीं चलेगा। So you cannot fight a war against China with components from China being part of your information technology system. और हमारे इस देश में इन द नेम ऑफ L1 कल्चर कि भाई जो चीपेस्ट है उसको लो, वी हैव अलाउड द चाइनीज टू कम इन बिकॉज द चाइनीज ऑलवेज अंडरकट द प्राइस, दे सब्सिडाइज। अपने कंपनी को वो सब्सिडाइज कर देता है कि कम प्राइस में बेच दो, ग्लोबल लीडर बन जाओ, हम आपको कॉम्पनसेट कर देंगे, चाइनीज गवर्नमेंट करता है। दैट इज वन पार्ट, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इन द इंडियन डिफेंस सेक्टर देयर आर स्ट्रिक्ट नो व्हेन इट कम्स टू चाइनीज कंपोनेंट्स, वो यूज नहीं करते। बट व्हेन यू टॉक अबाउट वॉर, आज का वॉर सिर्फ आर्मी फाइट नहीं करता। The telecommunication sector, the power sector, they are all critical infrastructure. In the case of a war, it is the critical infrastructure that can be attacked through a cyber attack. वो cyber attack कोई चाइना में बैठ के कर सकता है, and if there is a Chinese component, it becomes easier. Second is when you talk about physical war, you cannot fight beyond the point of physical war if you do not have your own weapon systems. Why is it that India can send a mission to Mars but can't make a proper gun? Problem is not with Indian capability. Capability तो है,
लेकिन दिस कल्चर ऑफ रिजर्विंग थिंग्स ओनली फॉर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड या जो भी है जितने सारे, इनका तो दे डोंट वांट टू मेक इट. हम क्या कहें? You know, I'll tell you something very sad, Shantanu. If a soldier in the battlefield shows his back to the enemy, he gets court-martialed. But nobody gets court-martialed when the rifle of the soldier starts malfunctioning in the battlefield. हमारे देश में capability है. There are companies like Larsen and Toubro which made the hull of India's nuclear submarine. Now it is happening that Indian companies are being allowed to come into the defense sector, and you will see gradually we will be making quality products. You cannot fight a war without your own weapon systems. Secondly, you military industrial complex. Defense is not just expenditure, defense is business also. Some of the biggest companies of United States are defense companies. आपके military industrial complex can create huge job opportunities. There is no reason to import anything from outside. We can make it. Can you imagine some of the biggest exporters of bulletproof jackets in the world were from India? MKU. 40 साल से उनसे कुछ किसी ने नहीं लिया. India नहीं लेता था. In the last few years, when Manohar Parrikar became the defense minister, that this process started that we should take it from the private sector. टाटा से लिया गया है, MKU है, SPSS है. There are companies. हमारे capability है. Secondly, the other important thing is that look at Israel. Why is it that Israel is so capable, more capable than others? Because of the creativity that they create in their in universities and the startups to the venture capital, which is eventually getting into the defense and which is also helping the civil sector. There is a match between civil sector and defense. Beyond a point, when you buy things from abroad, you are paying more money. Can you imagine why is it so that even today, 70% of our defense equipment has to be imported? There is no reason. हमारे देश में we are a leader in automobile manufacturing. We can send a mission to Mars. When we were denied a cryogenic engine, we made the cryogenic engine. We made supercomputers in this country, Param. The only thing is that there were restrictions on private sector's entry into these sectors. Now, Prime Minister Modi has taken the right decision that you gradually open up them, make them something called your strategic partner. Remember, a company like Larsen and Toubro or a company like Wipro is as patriotic as I or you are. And you have to make them part of your system. You cannot grow merely with Jhanda. You have to have them because your manpower, money power, product capability comes from the industry itself. I am not saying public sector is bad, but there has to be public-private partnership in the realm of defense also. Public-private partnership in many sectors have worked well. There are also good public sector organizations. They need to be given more freedom. They will function amazingly well. But fact remains, beyond the point in today's era, you cannot keep everything controlled by PSUs only. You have to have the private sector coming up, and this private sector has done wonders globally. If we are a country with a $190 billion IT services industry, maintaining software systems across the world, can you tell me one reason why we can't make an app for our own country? We can surely do that. We can surely make a mobile phone. We can surely make the network. Only thing is, two things are required are, number one, support from the government. Number two, trust of the people. Today, the Prime Minister is saying about that. Support your companies. Then don't say, स्वदेशी की बात, मैंने बहुत सारे कम्युनिस्टों को देखा है कि अरे विदेशी कंपनीज को बढ़ावा मत दो, encourage small Indian companies. अब जब इंडियन कंपनीज अच्छा करता है तब बोला जाता है अरे ये तो अदानी है, ये तो अंबानी है. Look at the contribution of Adanis and Ambanis to the GDP of this country. Why do we forget that? आज अगर if you have literally free calls, we have to thank Mukesh Ambani for that. We have to thank Reliance for that. Unfortunately in this country लोग जियो को यूज करके फोन करके फिर कैपिटलिज्म के खिलाफ बात करता है. आपने बिल्कुल ठीक कहा. आई थिंक बहुत सारी बातों पे हमने चर्चा की, किस तरह से हमें देश में जो एंटरप्रेन्योर्स को गाली देने की परंपरा रही, कि उसको चोर समझने की परंपरा रही, उससे बचना होगा, जो आप बच भी रहे हैं. किस तरह से हमें अपनी कंपनीज में प्राइड भी लेना शुरू करना पड़ेगा. कंट्री की पहचान केवल क्रिकेट टीम, उसकी फुटबॉल टीम, उसका बॉलीवुड नहीं है, उसकी सरकारें नहीं है, उसकी कंपनीज भी उसकी मेजर एंटिटी है. जो आपने कहा कि यूएस में, जर्मनी में, साउथ कोरिया में, जापान में है, हमें भी उसमें प्राइड लेनी शुरू करनी पड़ेगी.
और जो आपने कहा कि हर क्षेत्र में, चाहे वो एफएमसीजी हो जैसे बाबा रामदेव केटर कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, उसमें हमें अपनी कंपनियों को, चाहे वो सरकारी नीतियां हो, चाहे वो सरकार का उनमें ट्रस्ट हो, चाहे वो लोगों का उनमें ट्रस्ट हो, वो बढ़ना पड़ेगा। और साथ ही ये चैलेंज है एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी, कि ऐसा ही नहीं कि स्वदेशी के नाम पे लोग, क्योंकि इतना ग्लोबल मार्केट है, सब कुछ अवेलेबल है, स्वदेशी के नाम पे लोग कुछ भी नहीं खरीद लेंगे, उनको भी कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा साथ में। तो चैलेंज सबके लिए है। बहुत मजा आया मुझे तो मैं पत्रिका एक चीज कहना चाहता हूँ शांतनु जी, जस्ट वन थिंग, आई थिंक फ्रॉम चाइल्डहुड, फ्रॉम स्कूल्स, let us teach our kids that it takes a lot of courage to become an entrepreneur. You are an entrepreneur yourself. You are doing it without any support system. So when you talk about a Dhirubhai Ambani or a Ratan Tata or a BM Munjal, they have to be respected. They are icons. Azim Premji, they are icons. And that is important. They are as much as big heroes as probably, some of our freedom fighters were, because they are the ones who gave us economic freedom. और पथिक, अगर आप महात्मा गांधी के स्वतंत्रता अभियान को देखें, वो भी फंड कौन करता था? वो भी बजाज फंड करते थे, वो भी इंडस्ट्रीज फंड करते थे। मतलब अगर आपको एक छोटा सा एंटरप्राइज चलाते हैं, 5-10 लोग हैं, तो 1 तारीख को आपको 5 लोगों की सैलरी पे करना, 10 करोड़ की सैलरी पे करना एक बहुत बड़ा हेडेक होता है। एक जो आदमी पान की दुकान भी चलाता है या ठेला भी चलाता है, वो एक अपने आप में एंटरप्राइज है। सुबह से वो माइक्रो कैश लेता है, संतरे खरीद के लाता है मार्केट से, पूरे दिन सेलिंग करता है, शाम को अपना अकाउंट सेटल करता है। तो और वहां से लेके एक इन्फोसिस जैसी, विप्रो जैसी, टाटा जैसी कंपनी खड़ी कर देना, जो लाखों करोड़ों लोगों को जॉब दे रही है, वो एक बहुत बड़ा अपने आप में जीवन का त्याग है। वो लोग अपने त्याग है, एब्सोल्युटली यू आर राइट, त्याग है। they sacrifice the good days, they sacrifice the days with their family। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी है, उन्होंने हमें इकोनॉमिक फ्रीडम दी है, नहीं तो हम सब विदेशी कंपनियों के जाल में फंसे होते। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमें कैसे इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और मुझे बड़ा मजा आ रहा है सीरीज को चलने में। बड़े अच्छे लोग आए हैं, हर्षवर्धन जी आए हैं, शिफाली आई थी जिन्होंने इंडियन टेक्सटाइल के बारे में बताया। हम आपके पास फिर आएंगे, मेरे भी एक टॉक हम केवल डिफेंस सेक्टर पर रखेंगे और फिर आएंगे आपके पास। थैंक यू, नमस्कार। Thank you.